गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल टारगेट एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं साइंस की बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, हर एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हर एक एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, और बात कर लूँ इन क्वेश्चनों की, तो ये क्वेश्चन बता दूँ कहाँ कहाँ आ सकते हैं। यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी, SSC। ठीक है, और बता दूं कि जहाँ जहाँ पर भी जिस भी एग्ज़ाम में गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम करवाती है उसमें जो साइंस आती है, ठीक है, तो वो जो साइंस है एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो कम से कम मैं बता दूं कि साइंस और करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज को लेकर के, ठीक है, लगभग 27 से 28 क्वेश्चन जो है वह आ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तीनों क्लास आपकी रेगुलर बेसिस पे चलती हैं। ठीक है, और यदि आप इन तीनों क्लासों को कंटिन्यूसली लेते हो, ठीक है, उसके बाद फिर आपको केवल एक काम करना है। आपको जब भी आपका एग्ज़ाम है उसके 10 दिन पहले आपको इस क्लासों का रिवीजन कर लेना होगा। ठीक है, और पहली बात, आपको नोट बनाना होगा। ठीक है, एक बार आप नोट बनाओगे, ठीक है, तब आपको याद हो जाएगा। दूसरी बात कि आप नोट बनाने के बाद जब भी आपको खाली टाइम मिलता है, लगभग 10-20 मिनट या आधे घंटे, ठीक है, तो केवल आपको सरसरी निगाह से इसको देख लेना है। ठीक है, और देखने के बाद, ठीक है, जब आप इतना काम करेंगे, जब आप सरसरी निगाह से देख लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन है दोस्तों, आपको आपकी माइंड में जो है वो छप जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो आपको केवल एक काम, 2-3 काम करने हैं। ठीक है, सिंपल है, नोट बनाना है और थोड़ा सा कम से कम आधे घंटे रिवीजन कर लेना है यदि खाली टाइम मिलता है तो। उसके बाद लास्ट काम ये है कि आपको जब आपका एग्ज़ाम रहेगा उसके 10 या 15 दिन पहले हर एक चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना है। ठीक है, इन 3-4 कामों को यदि आप करते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, साइंस में अगर कम से कम 28 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम आप 25 से 26 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही तीनों बातें थी। और कहाँ ये एग्ज़ाम, किस एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और क्वेश्चंस की बात कर लेंगे तो क्वेश्चन हमारा है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं स्टार बनाऊंगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो सूर्य की किरणें होती है दोस्तों, वह पृथ्वी पर किस प्रकार पहुंचती है। तो ए दिया है परावर्तन के कारण, और बी दिया है चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, और सम्मोहन द्वारा। ठीक है, सम्मोहन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी PCS में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान और कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों बात कर लो कि जैसे कि होता है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं, ठीक है, वह विकिरण के द्वारा जो है वह पृथ्वी पर पहुंचती है। ठीक है, जब सूर्य की किरणें, ठीक है, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, ठीक है, तो जब भी इनके बीच जैसे कि यहाँ पे इनके बीच जो भी एयर रहती है, ठीक है, तो जब भी इनकी किरणें निकलती हैं तो लगभग 8 मिनट, लगभग 16 सेकंड या 4 सेकंड में यह किरणें यहाँ आ जाती हैं। ठीक है ना, सूर्य से इनकी दूरी। ठीक है, और बता दूं कि जब भी किरणें निकलती हैं सूर्य से, ठीक है, तो वह वायुमंडल में विकिरण, मतलब उनका क्या होता है कि विभाजन होता है, वह एकाएक पृथ्वी पर नहीं पहुंचती हैं। ठीक है, यदि किरणें एकाएक पृथ्वी पर पहुंच जाएंगी बिना टूटे हुए, बिना विकिरणित हुए, तो पृथ्वी नष्ट हो सकती है। ठीक है, बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जो किरणें होती हैं वह विकिरणित होते हुए, ठीक है, खंड में विभाजित होते हुए वह धीरे धीरे जैसे कि कई टुकड़ों में टूट जाती हैं। ठीक है, और उनका टूटना ही विकिरण कहलाता है। ठीक है, तो विकिरण के माध्यम से जो वह पृथ्वी पे जो है आसानी से आती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला हमारा क्वेश्चन है
कि रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। वर्णमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, संताप मंडल, ये 4 का ऑप्शन है आपके पास, और इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि आपको सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बता दूं कि जो रेडियो तरंगे का जो संचरण होता है, रेडियो तरंगों का जो संचरण होता है, ठीक है, वह किस में होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट, और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं तो लिखूंगा ही, लेकिन आपको नोट भी करना होगा उसके साथ साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर। ठीक है, जो रेडियो की तरंगें होती हैं, ठीक है, उनके संचरण के लिए कौन से जो कि वायुमंडल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दोस्तों वो होती है आयन मंडल की। ठीक है, हमारे पृथ्वी के जो ऊपर, ठीक है, कई सारे परतें हैं। ठीक है, कई सारे जैसे कि यदि आप पृथ्वी पे देखेंगे तो कुछ दूरी पर, ठीक है, कई प्रकार के मंडल्स हैं। ठीक है, मंडल लाइक क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वर्णमंडल, आयन मंडल। वर्णमंडल कोई चीज़ नहीं होती, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल होता है। ठीक है, तो ऐसे कर करके कई मंडलों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो जो रेडियो तरंगें होती हैं उनकी जो प्रस्तुति होती है वह आयन मंडल में होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लें। तो अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु के निकारण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम बताइए। ठीक है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के निकारण के लिए प्रकाश किरण का परखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम बताना है। ठीक है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। एक नज़र में आप देखेंगे तो इसको आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यू है, तो ध्यान तरीके से देखिएगा। ठीक है, ध्यान दे करके। चलिए तो बात कर लें, इंपॉर्टेंट है तो आप इसे नोट जरूर करिएगा। और मैं बता दूं कि जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरियाज होती हैं, ठीक है, उनको मतलब निकारण मतलब कि एक तरह से उनको नष्ट करने के लिए, उनको निकालने के लिए, ठीक है, इन जो किरणें दी गई, जैसे कि दिया गया कि एक्स किरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म तरंग विकिरण और परावैगनी विकिरण। ठीक है, ये 4 प्रकार की 2 प्रकार की विकिरण और 2 प्रकार की किरण दी गई है। ठीक है, तो इन चारों में से किसका यूज होता है बैक्टीरिया के लिए। ठीक है दोस्तों, बता दूं कि इसका जो परावैगनिक किरणों से द्वारा, ठीक है, तो प्रकाश के किरण का जो परख नली के अंदर परावैगनिक किरणों से जो प्रयुक्त मतलब प्रयोग करके, ठीक है, उनको प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, परावैगनिक किरण। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि स्टेथोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बात कर लें कि कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ए दिया है धारा का ध्वनि रूपांतरण, धारा के ध्वनि रूपांतरण में, ध्वनि का धारा में रूपांतरण, ध्वनि का परावर्तन और प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपको। और पूछा है कि स्टेथोस्कोप जो है, जो स्टेथोस्कोप है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो दोस्तों जो स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है, बात कर लो कि स्टेथोस्कोप की, तो वह जो है ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है, ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है, तो सी इज़ अ राइट आंसर। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें स्टेथोस्कोप के बारे में बात करी गई है। ठीक है, थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि प्रदीप्त नलिका में प्रारंभ उत्पन्न विकिरण, ठीक है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अवरक्त होती हैं, परावैगनी होती हैं, सूक्ष्म तरंगें होती हैं, एक्स किरणें होती हैं। ठीक है, प्रदीप्त नलिका ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न, जैसे कि जो प्रदीप्त नलिका होती है, ठीक है, प्रारंभ मतलब शुरुआत में जो विकिरण उत्पन्न होती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों बता दूं, सही आंसर इसका है परावैगनी किरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो परावैगनी किरण कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन पर पार करता है तो आरोह अवरोह करती सुनाई पड़ती है। इसको क्या कहते हैं? एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करता है, ठीक है, तो आरोह अवरोह करती सुनाई पड़ती है। इसका क्या कारण है? ठीक है, तो जो इंजन होता है, ठीक है, तो वह किस प्रकार का जो है, किस कारण से होता है, ये आपको बताना है कि जो आरोह अवरोह का जो सुनाई पड़ता है आपको, ठीक है, जो साउंड, वह किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये दिया है वेल्टियर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, अल्ट्रासोनिक प्रभाव और सबसोनिक प्रभाव। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा जो है सही आंसर है। आरआरबी में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे से रिलेटेड है, तो आरआरबी में तो ये पूछा ही जाएगा, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो दोस्तों बात कर लो कि इसका जो सही आंसर की, तो वो है डॉपलर प्रभाव के कारण। ठीक है, डॉपलर प्रभाव के कारण ही, ठीक है, जब एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब स्टेशन को पार करता है तो आरोह अवरोह को सुनाई पड़ती है। किसके कारण? तो वह है डॉपलर के प्रभाव के कारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। ठीक है, तारत्व, प्रबलता और ध्वनि गुणता। बी दिया है तारत्व और प्रबलता। सी दिया है केवल ध्वनि निगुणता और डी दिया है केवल प्रबलता। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। और जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए, ठीक है, तो उनमें से ध्वनि का जो भेद है, ठीक है, किस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आप केवल ध्वनि की निपुणता के आधार पर, ठीक है, ध्वनि की निपुणता के आधार पर आप उनके जो है ध्वनि को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक तरफ से पहचान सकते हो। ठीक है, तो सही आंसर है ध्वनि गुणता। ठीक है, क्वालिटी के आधार पे। ठीक है, तो आपका सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन हमारा आ कहता है, और अगला क्वेश्चन है कि जब रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है। इसका रीज़न बताइए। ठीक है, जब रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंचती है तो वो अपनी स्वाभाविक ध्वनि, ठीक है, जो उसकी स्वाभाविक ध्वनि है उसकी आवृत्ति से बढ़ती है हुई लगती है। तो यह क्या है, मतलब किस रीज़न के कारण जो है यह होता है? ए दिया है परावर्तन, बी दिया है डॉपलर प्रभाव, सी दिया है अपवर्तन और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दोस्तों बता दूं कि जो रेलगाड़ी है, ठीक है, जब भी स्टेशन से गुजरेगी, ठीक है, तो वह अपनी जो है अपवर्तन, ठीक है, सॉरी, जो है डॉपलर प्रभाव के कारण, ठीक है, डॉपलर प्रभाव के कारण जो है ध्वनि की जो आवृत्ति ध्वनि है वह आपको सुनाई पड़ती है। ठीक है, तो आपका बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा हर एक क्वेश्चन को। आपसे कई बार निवेदन मैं आपको करना चाहूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब कंपन स्वचरित्र त्रिभुज मेज पर रखा जाता है, ठीक है, तो इको सराउंडिंग एक तकनीकी है, इसका प्रयोग। ठीक है, इको सराउंडिंग एक तकनीकी है, इसका प्रयोग सागर की गहराई मापने में, ध्वनि तरंगों के विस्तार मापने में, ठीक है, भूकंप की तरंगों का रिकॉर्ड के लिए, ठीक है,
वायु में वायु घनत्व के रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। इको सराउंडिंग, ठीक है, इसमें बात की गई है इको सराउंडिंग की। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों बता दूं कि जो इको सराउंडिंग होती है वह सागर की गहराई मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इको सराउंडिंग के बाद, जैसा कि मैंने आपको इको सराउंडिंग के बारे में अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन दे दी थी, ठीक है। तो दोस्तों यह एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आने वाला है, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है और ये जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको हर एक तरीके से, आप किसी 11th में हैं या 12th में हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पर्टिकुलर एग्ज़ाम की, तो ठीक है, तो यह एक तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि बेहतरीन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो हमारे अगला क्वेश्चन है कि एक स्वारित्र यंत्र वायु में 1 सेकंड में 256 बार दोलन करता है, ठीक है। जब ध्वनि का वेग 330 मीटर सेकंड है तो ध्वनि का तरंग दैर्ध्य कितना होगा, ठीक है। दोस्तों बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन दोस्तों हैं वह आपने देखा होगा किसी न किसी एग्ज़ाम में बहुत बार ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है वह इम्पोर्टेंट तो बन ही जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं बात कर लूँ कि जो क्वेश्चन है तो इसका जो सही आंसर मैं बता दूँ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 1.29, ठीक है। 1.29 इज़ अ राइट आंसर मीटर, ठीक है। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है कि एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए जैसे कि आपके घर में टीवी होगी, ठीक है, तो आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जो रिमोट है, ठीक है, अगर सोचा भी होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, ठीक है। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। तो जैसे कि टीवी के बारे में बात कर रहा था, तो दोस्तों वो जो टीवी होती है, ठीक है, तो आप जब रिमोट से कोई भी चैनल को चेंज करते हो, ठीक है, तो उसमें कौन सी किरणों के द्वारा जो है जो आपके रिमोट से जो किरणें निकलती हैं, ठीक है, आप बटन को प्रेस करते हो तो कौन सी किरणें निकलती हैं, एक तरह से इसके बारे में बात कीजिए, ठीक है। इससे पूछा है कि टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। प्रकाश तरंगों का, ध्वनि तरंगों का, अवरक्त तरंगों का और रेडियो तरंगों का, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों बता दूं कि यह जो अवरक्त किरणें होती हैं, ठीक है, जो हमारे रिमोट से निकलती हैं और टीवी में जो भी आप बटन को प्रेस करते हो अपने रिमोट में तो टीवी में जो है चैनल को चेंज कर देती है, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा है, वो है अवरक्त किरणें। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ऑलरेडी है ही ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं, दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो कौन सा रिएक्शंस आएगा। ये 4 आपके पास ऑप्शन है। ये दिया है कि चंद्रमा पर एक दूसरे की आवाज़ को पृथ्वी की तुलना में बहुत देर के बाद सुन सकते हैं। दूसरा दिया है कि चंद्रमा पर उतने ही समय में सुन सकते हैं जितना पृथ्वी पर। सी दिया है कि एक दूसरे की आवाज़ सुन ही नहीं सकते और डी दिया है कि एक दूसरे की आवाज़ प्रतिध्वनि बार बार सुन सकते हैं, ठीक है। दोस्तों बात कर लूँ किसके सही आंसर की, तो इसका सही आंसर है सी। कैसे, देखिए जो चंद्रमा है, ठीक है, यदि आप चंद्रमा पे जाते हैं तो आपको एक स्पेशल हेलमेट की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो कि यहाँ जब आप रॉकेट में बैठ कर जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो वो दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि आप एक दूसरे के कांटेक्ट में रहो, ठीक है। वो ब्लूटूथ के द्वारा जो है वह आप एक तरीके से बात कर सकते हो, ठीक है। आप आसानी से जैसे कि पृथ्वी में बात करते हैं वैसे चंद्रमा पर आप बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है,
क्योंकि वहाँ पर जो है आपको हेलमेट लगाने की आवश्यकता होगी, जो कि स्पेशल होते हैं। ठीक है, तो सी इज़ राइट आंसर, याद रखिएगा। अब आप कितना भी नज़दीक रहो, ठीक है, जैसे कि एक आदमी यहाँ है और एक आदमी यहाँ है, ठीक है, ये सामने सामने से बोलेगा तो भी नहीं सुनाई देगा जब तक कि ये दोनों आदमी जो वो हेलमेट ना लगाया हो, ठीक है, वो भी स्पेशल हो, तब आपको सुनाई देगा। ठीक है, और यदि नहीं लगाए हैं, ठीक है, दोनों लोग, तो नहीं सुनाई देगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा और दिया है कि ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर वह क्या करती है। जैसे कि ध्वनि तरंग है, ठीक है, बात करना ध्वनि तरंग की, जो ध्वनि तरंग होती है, ठीक है, तो जब ध्वनि तरंग है वह अपने मार्ग में आने वाले रुकावट पे क्या असर करती है। मतलब जैसे कि यदि ध्वनि तरंग है उसके बीच में यदि कोई रुकावट आ जाती है या कोई मोड़ आ जाता है तो क्या करेगी, वो सीधे चलेगी। इसमें ए लिखा है कि मुड़ जाती है, बी लिखा है सीधे जाती है, सी दिया है रुक जाती है, डी दिया लौट जाती है। दोस्तों ये तो 4 ऑप्शन हो गए। जैसे देखिए कि कोई ध्वनि तरंग है, सपोज़ करें कि आपके घर में कोई बड़ा सा रूम है, हॉल करके, ठीक है, यदि आप उसमें चिल्लाते हो, ठीक है, तो क्या यदि तो आपकी आवाज़ गूंजती है, ठीक है, आपने देखा भी होगा। तो यदि उसके बीच में एक कोई प्लाई का, ठीक है, प्लाई का यदि आप बीच में आप डिवाइड डाल देते हो, डिवाइडेशन कर देते हो, ठीक है, तो क्या यदि आप उसी रूम में दोबारा चिल्लाओगे तो क्या उस पार आवाज़ जाएगी? नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बता दूं कि जब भी आप चिल्लाओगे तो आवाज़ जो है आपकी उस डिवाइडेशन पे टकराएगी। यदि लकड़ी का है तो उस पर टकराएगी, दीवार है तो उस पर टकराएगी, उसके बाद जो आवाज़ है वह दूसरी तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, तो ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, मैंने इसको अच्छे तरीके से समझाया है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और मैं एक बार लास्ट में और बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ कहाँ आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से समझना भी चाहिए। ठीक है, एक तरीके से बता दूं तो दोस्तों बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, लेखपाल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है, और ऐसे कई सारे एग्ज़ाम हैं, ठीक है, जिसमें ये क्वेश्चन जो है बार बार जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बता दूं कि इन क्वेश्चनों की इतनी अहमियत है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों हमारे फ़िलहाल तो आपकी साइंस की चलती है क्लास, ठीक है, और प्लस करंट अफेयर्स की। ठीक है, जैसे ही साइंस की क्लास आपकी 35-40 क्लास हो जाती है, ठीक है, वैसे ही मैं आपकी जनरल नॉलेज की क्लास को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और उसको भी 35-40 करते ही आपको रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करूँगा। ऐसे कर करके सारी क्लासों को लगभग 50-50 क्लासेस सारी की सारी रहेंगी। ठीक है, तो एक तरीके से सारे जो आपके पेपर्स में जैसे जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो मैं कवर अप करवा दूँ। ठीक है दोस्तों, तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, इसलिए मैं थोड़ी क्लास को अपलोड नहीं कर पा रहा था, इसके लिए बेहद माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, और आप समझ सकते हैं। ठीक है, और लॉकडाउन है इस वजह से तो आपको समझना ही चाहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम्स बहुत लोगों को क्रिएट हो रही है, आपको भी क्रिएट होती होगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं, प्रॉब्लम्स तो चलती रहती है क्योंकि कोरोना वायरस है, तो इस वजह से तो प्रॉब्लम्स होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो कोरोना वायरस है वह अच्छे तरीके से हट जाए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो पहले बता दूं कि जो साइंस की क्लास चलती है, ठीक है, ये जो कि अभी चल रही है, ठीक है, ये हो गई, प्लस करंट अफेयर्स, ये क्लास लेना मत भूला करिए। ठीक है, कम से कम 10-12 मिनट की क्लास होती है, आप तो हंसते खेलते ले लोगे। ठीक है, 7-7:30 बजे अपलोड होती है, आराम से आप अपना सुबह मॉर्निंग उठ के आप ले सकते हो। ठीक है, और इन दोनों क्लास से, ठीक है, साइंस से प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है, और प्लस जीके से करते हो आप, तो लगभग मैं बता दूं कि आपके 28 से
27 क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाए। ठीक है, तो आप आराम से इन क्लासों को ले सकते हैं। कम से कम 30 या 25 मिनट की ये क्लास होती है साइंस की, 30 या 25 मिनट की जीके की भी होती है, जो कि फ़िलहाल तो नहीं चल रही है। और करंट अफेयर्स की 12 से, और बहुत यदि ज़्यादा जा रही हो तो 15 मिनट की होती है। ठीक है, 10 मिनट की हो जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है, आप अपने लाइफ के लिए 50 मिनट 40 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी मर्जी। यदि आपको क्लास अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर लाइक करोगे, नहीं लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि यदि अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, तो आपको बताना है कि क्यों नहीं अच्छी लग रही, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, समझ गए आप। बस जो क्लास को अच्छे तरीके से लेते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, और बहुत कम बाहर से निकलिए घर से, क्योंकि कोरोना वायरस का जो वायरस है, ठीक है, वो बहुत ही ख़तरनाक है। इस वजह से आपको घर से कम निकलना चाहिए। ठीक है, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।